सोल्यूशन। तो देखिए बेटा, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं सोल्यूशन के बारे में उनको जरा क्लियर कर लें। और वो क्या है बेटा, सबसे पहले तो सोल्यूशन की बात। सोल्यूशन किसे कहते हैं बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सोल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मतलब? यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें एक या दो कंपोनेंट जब मिक्सअप होते हैं, जो दो कंपोनेंट या इससे ज्यादा कंपोनेंट मिक्सअप होते हैं, तो उसमें जो कंपोजिशन होती है वो हर तरफ से एक जैसी होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर वाटर में हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें, बेटा हमने बीकर में वाटर लिया और उसमें सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया इस तरह से, तो डिसॉल्व होने के बाद अगर सोडियम क्लोराइड जो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो गया, हम कहेंगे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो बेटा वाटर में, पानी में जो सोडियम क्लोराइड हमने डिसॉल्व किया, आप उस सॉल्यूशन के अगर अपर पोर्शन की कंपोजिशन देखें, लोअर पोर्शन की देखें, राइट साइड, लेफ्ट साइड, किसी भी तरफ से देखेंगे तो उसकी कंपोजिशन एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि सोडियम क्लोराइड, साल्ट, नमक जो है वो बॉटम में ज्यादा हो, अपर पोर्शन में कम हो, राइट साइड पे कुछ और उसकी कंपोजिशन हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखो बेटा, जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमो मीन सेम और जीनियस मीन कंपोजिशन। तो जो सॉल्यूशन होगा बेटा हमेशा होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन बनता किस किस चीज से मिलकर है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होती है? नंबर 1 सॉल्यूट, नंबर 2 सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है बेटा ये हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है। बेटा सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में मौजूद हो उसे सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट किसे कहेंगे? द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो बेटा जो कम मिकदार में मौजूद है सॉल्यूट कहलाएगा, ज्यादा मिकदार में मौजूद है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी है, सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया था। सोडियम क्लोराइड लेस क्वांटिटी में था जबकि वाटर लार्जर क्वांटिटी में, तो यहां पर वाटर क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट। सोडियम क्लोराइड क्या होगा बेटा? सॉल्यूट होगा। तो इस तरह से ये बात ध्यान में रखें बेटा, सॉल्यूट किसे बोलती हैं? द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, जो ज्यादा मिकदार में मौजूद हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि कंपोनेंट जो है वो दो से ज्यादा आ जाए। मसलन एग्जांपल ये पढ़ते हैं, गर्मी का मौसम है, हमने गर्मी के मौसम में शिकंजबीन तैयार की। अजी शिकंजबीन कैसे तैयार होती है पता है आपको? पानी में नमक, चीनी, लीमू और उसमें जामेश्री ऐड कर दिया जाता है। अब ये पूछा जाता है जी, अब ये जो सॉल्यूशन हमारे सामने बना है इसमें सॉल्यूट कौन सी चीज है और सॉल्वेंट क्या चीज होगी इसमें? तो बेटा याद रखें, जब ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाएं, तो उसमें हमेशा एक कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। एक कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? सॉल्वेंट कहलाएगा। और बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब सॉल्यूट कहलाएंगे। अभी जो हमने एग्जांपल देखी बेटा शिकंजबीन की, उसमें वाटर जो है चूंकि वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, पानी सबसे ज्यादा होता है, तो लिहाजा पानी हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट। बाकी उसमें नमक ऐड करें, उसमें चीनी ऐड करें, उसमें जामेश्री ऐड करें, उसमें नींबू ऐड, कुछ भी ऐड कर दें, चूंकि वो क्वांटिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे? वाटर इज सॉल्वेंट। और उसमें जो शुगर, जो साल्ट, जो हमने लेमन और इसी तरह से जामेश्री ऐड की है, ये सब के सब क्या होंगे बेटा? सॉल्यूट कहलाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान किस तरह से की जा सकती है। अब देखिए सॉल्यूशन बनता कैसे है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम कहते हैं सॉल्वेंट को हम कैपिटल एस से लिख लेते हैं और सॉल्यूट को स्मॉल एस से लिख देते हैं। बेटा देखिए अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करें बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, अभी सॉल्वेंट क्या है बेटा? सेपरेट मौजूद है, सॉल्यूट भी क्या है? सेपरेट मौजूद है। जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्सअप करते हैं
तो इस दौरान क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, सॉल्यूट सॉल्यूट की फोर्सेस भी ब्रेक हो जाएंगी, और जो नई फोर्सेस बनती हैं वो कौन सी बनेंगी बेटा, बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो याद रहे बेटा, जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्सेस ब्रेक होंगी, सॉल्यूट सॉल्यूट की फोर्सेस ब्रेक होंगी, तब जाकर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान फोर्सेस बनेंगी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान फोर्सेस बनेंगी। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं बेटा, वो जो फोर्सेस प्रोड्यूस हुई तो बेटा अब क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। तो याद रहे सॉल्यूशन उस वक्त बनता है जब सॉल्यूट और सॉल्यूट की फोर्सेस, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो नई जो फोर्सेस बनती हैं वो बेटा किस किस के दरमियान बनेंगी बेटा, सॉल्वेंट सॉल्यूट के दरमियान, सॉल्वेंट और एक और सॉल्यूट के दरमियान। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट के दरमियान फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं तो सॉल्यूशन बनेगा, अगर ये फोर्सेस प्रोड्यूस नहीं होती तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि बेटा जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहां ये बात सामने आ रही है कि सॉल्यूशन बन गया, कब बना, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं बेटा बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट डिटरमिन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा याद रखो इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो होती है, ये स्ट्रेंथ सॉल्यूशन बनने से ज्यादा पहले जो थी उससे ज्यादा है, या सॉल्यूशन बनने के से पहले जो फोर्सेस थी उन फोर्सेस से ये कम है। तो बेटा अगर ये फोर्सेस ज्यादा बन जाएं, ये फोर्सेस कम बन जाएं, दोनों सूरतों में हम कहते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को कौन कंट्रोल करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रोड्यूस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो फोर्सेस प्रोड्यूस हुई हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं बेटा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती हैं। अब सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर दो तरह का हो सकता है, सॉल्यूशन में भी आइडियल या नॉन आइडियल। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ। और बेटा राउल्ट एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ बनाया, उस लॉ को हम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। अगर राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन फॉलो करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता तो फिर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मेन डिफरेंस क्या है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन इज दैट व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा व्हिच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ये पॉइंट तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो जी कैसे इसका डिफरेंस कर सकती हैं बेटा, याद रखें चैप्टर 9 में से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है, राउल्ट्स लॉ नेक्स्ट पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, वो सब के सब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंसेप्ट पर बेस करती हैं। किस पर बेस करती हैं बेटा, कंसेप्ट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जब हम पढ़ेंगे तो इसको यहां पर आपने कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करते जाना है। अब देखें पहली बात जो हमने कही थी वो ये कि सॉल्यूशन जो बनता है इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहां ये देखें आइडियल और नॉन आइडियल में जो डिफरेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज का जिक्र करते हैं बेटा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। लीजिए पहला फैक्टर कौन सा है बेटा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 1 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात हो रही है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स सेम। अगर ये फोर्सेस सेम रहती हैं तो सॉल्यूशन आइडियल होगा, और अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
सॉल्यूशन बनने से पहले और सॉल्यूशन बनने के बाद अगर ये सेम नहीं रहती, ये फोर्सेस डिक्रीज हो जाएं या इंक्रीज हो जाएं, तो ऐसी सूरत में हम सॉल्यूशन क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। फर्क क्या समझ आया बेटा? आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनने से पहले जो फोर्सेस होती हैं, सॉल्यूशन बनने के बाद भी वही फोर्सेस होती हैं। सॉल्यूशन बनने से पहले और सॉल्यूशन बनने के बाद। सॉल्यूशन बनने से पहले बेटा वो फोर्सेस किस किस के दरमियान होगी? सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान, सॉल्यूट सॉल्यूट के दरमियान, जैसा कि हमने यहां पर डिस्कस किया था। ये सॉल्यूशन बनने से पहले है और ये सॉल्यूशन बनने के बाद है। सॉल्यूशन बनने के बाद जो फोर्सेस है वो किस किस के दरमियान है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान है। अगर ये फोर्सेस सेम रहती हैं तो सॉल्यूशन आइडियल होगा, और अगर ये फोर्सेस सेम नहीं रहती, ये फोर्सेस पहले से बढ़ जाती हैं या पहले से कम हो जाती हैं, तो डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, तो दोनों सूत्रों में हम क्या कहते हैं बेटा? ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल होगा। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? बोलो, नॉन आइडियल। यहां तक ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखें, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0। देखें बेटा, बात ये एंथैल्पी चेंज कैसे यहां पर हम डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी चेंज दैट इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, और एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा? 0 के इक्वल है। बेटा एंथैल्पी चेंज उस वक्त आती है जब फोर्सेस ऑफ डायरेक्शन में तब्दीली आए, यानी पहले फोर्सेस कम थी। पहले फोर्सेस क्या थी बेटा? कम थी। बाद में जो फोर्सेस बनी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान वो ज्यादा बन गई। तो ऐसी सूरत में क्या होगा बेटा? यहां पर एंथैल्पी कम हो जाएगी। बेटा यहाँ क्या हो जाएगी? एंथैल्पी कम, और यहां पर एंथैल्पी ज्यादा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं बेटा? जब कंपोनेंट्स की अट्रैक्शन सेम है एज कंपेयर टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये होगा एंथैल्पी ऑफ कंपोनेंट H2। बेटा H2 जो हमने कहा, ये किसके लिए कहा? एंथैल्पी ऑफ कंपोनेंट। ये H2 की बात, चलिए इसको सॉल्यूशन क्या लेते हैं? H2 सॉल्यूशन है और H1 कंपोनेंट है। तो बेटा सॉल्यूशन की एंथैल्पी सेम, H1 यानी कंपोनेंट की एंथैल्पी भी सेम, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आंसर 0 आएगा। इस कांसेप्ट को यूं समझे, हम कहते हैं सॉल्यूशन की एंथैल्पी कितनी है बेटा? फर्ज किया 10 किलोजूल पर मोल है। बेटा बोले भाई सॉल्यूशन की एंथैल्पी कितनी है? 10 किलोजूल पर मोल। अभी हमने बात की कि जो सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूशन के इक्वल है, तो एंथैल्पी भी इक्वल होगी। तो एंथैल्पी यहां पर सॉल्यूशन की 10 है, सॉल्वेंट की या कंपोनेंट्स की कितनी है? उनकी भी 10 है। तो 10 - 10 आंसर क्या आएगा बेटा? 0 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट के फोर्सेस is equal to the forces of attraction in the solvent and solute, when solution is produced, जब forces of attraction सेम है तो फिर एंथैल्पी भी सेम होगी। तो भाई यहां पर ये बात समझ आई कि if forces of attraction before formation of solution and after formation of solution is same, तो फिर एंथैल्पी भी सेम रहेगी, एंथैल्पी में भी चेंज नहीं आएगा। जब एंथैल्पी सेम होगी तो सेम एंथैल्पी का मतलब ये है कि कंपोनेंट्स की एंथैल्पी 10 किलोजूल पर मोल, सॉल्यूशन की एंथैल्पी भी 10 किलोजूल पर मोल, तो 10 - 10 आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज 0 होती है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट सेम, वो इक्वल नहीं होती हैं। वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बेटा सॉल्यूशन बनने से पहले और सॉल्यूशन बनने के बाद, दोनों सूत्रों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में फर्क आता है। या तो वो फोर्सेस पहले से कम हो जाती हैं या फिर बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा बेटा? देखें, अगर यहां पर हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज इक्वल टू 0 नहीं है, तो बेटा ऐसी सूरत में क्या होगा? एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव भी हो सकती है। और अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं डेल्टा H पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा H नेगेटिव। तो बेटा ऐसा क्यों हुआ?
पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव उस वक्त होगी जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे समझे बेटा। मैं यहाँ पर ना आपको ये एग्जांपल इस तरह से समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसे हम सॉल्यूट कंसीडर करते हैं, और एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसे हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। बेटा देखें, सॉल्यूशन बनने से पहले जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो किस किस के दरमियान थी बेटा? यहाँ पर हम कहते हैं ये आपके पास बेटा इस तरह से ये सॉल्वेंट है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ये भी एक लार्ज मॉलिक्यूल है। सिर्फ डिफरेंस करने के लिए हम इसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं बेटा। ये सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस, और ये किस किस के दरमियान है बेटा? सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान फोर्सेस हैं। ये बेटा सॉल्वेंट, और ये क्या है बेटा? सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान जब सॉल्यूशन बनता है तो क्या होगा बेटा? यहां पर जो आपके पास सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है सॉल्यूट के साथ अट्रैक्ट होगा। अगर सॉल्यूशन बनने से पहले कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी या कम थी, जो भी तब्दीली आई है उससे फिर एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूं समझे बेटा कि सॉल्यूशन बनने से पहले जो कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पर करीब करीब थे। क्या थे बेटा? सॉल्यूशन बनने से पहले करीब करीब थे, अट्रैक्शन ज्यादा थी। सॉल्यूशन बनने के बाद अट्रैक्शन कम हो गई तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई हैं, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई, कंपोनेंट दूर दूर चले गए, इस दौरान क्या होगा बेटा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी बेटा? बोलो, एब्जॉर्ब होगी। तभी तो ये कंपोनेंट दूर दूर चले गए हैं। तो इसका मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ पर पॉजिटिव होगी। और अगर सोल्यूशन जो है वो कंपोनेंट सॉल्यूशन बनने से पहले इस तरह से मौजूद थे तो सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गई तो कंपोनेंट बन जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सॉल्यूशन बनने से पहले कंपोनेंट दूर दूर थे, सॉल्यूशन बनने के बाद करीब करीब आ गए। जैसे करीब आएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग हो जाएंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होने का मतलब ये एनर्जी इस दौरान रिलीज हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी। तो यहां से आपने याद रखना है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये डिक्रीज डेल्टा एच पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज, डेल्टा एच नेगेटिव होगी बेटा इस सूरत में। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखें, दैट इज अबाउट वॉल्यूम चेंज। बेटा वॉल्यूम चेंज की अगर बात करें तो वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। और भाई देखें, जब कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्टेंस सेम रहेगा, भाई सॉल्यूशन बनने से पहले यहां थे, सॉल्यूशन बनने के बाद भी यही मौजूद है, नो चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस। वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। अगर आपके पास 90 ml सॉल्वेंट है, 10 ml सॉल्यूट है, दोनों को ऐड अप करेंगे, आंसर क्या आएगा बेटा? 100। आंसर क्या आएगा? 100। तो पता ही चलता है जो आपके पास यहाँ पर V2 है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, और बेटा V1 कंपोनेंट्स का जो ना ये वॉल्यूम है, तो 100 माइनस 100 0 हो जाएगा। 100 माइनस 100 0, मतलब ये डेल्टा V क्या होगा इस दौरान बेटा? 0 रहेगा। डेल्टा V क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो डेल्टा V की वैल्यू 0 है। रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है कि कंपोनेंट्स का वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल है एंड देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है जी, ये बात तो यहां पर आ जाएगी। और इस तरफ देखिए बेटा, वॉल्यूम चेंज इज नॉट इक्वल टू 0, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? जब जो सॉल्यूशन है बेटा वो नॉन आइडियल होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल होगा। और ऐसा क्यों होता है? वो इस तरह से बेटा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तब्दील होने से हो जाता है। मसलन पहले कंपोनेंट्स यहां मौजूद थे तो एक वॉल्यूम आ गया, अब क्या हुआ? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो गई, डिक्रीज होंगी, तो कंपोनेंट्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और अगर कंपोनेंट दूर जाते हैं तो ऐसी सूरत में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसके लिए हम कहते हैं यहां पर डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बोले बेटा डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन इंक्रीज इन वॉल्यूम। और डेल्टा V नेगेटिव कब होता है बेटा? जब आपके पास वॉल्यूम पहले से
कम हो जाए। मसलन कैसे बेटा, ये कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के करीब करीब सोल्यूशन बनने से पहले हैं इस तरह से, अब सोल्यूशन बनने के बाद मजीद करीब आ गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए बेटा, इंक्रीज होगी। जैसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं कंपोनेंट्स करीब आ गए, अगर कंपोनेंट करीब आ जाते हैं तो वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, वॉल्यूम पहले से कम। देखिए बेटा ये कंपोनेंट्स हैं, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। तो बेटा जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है, और जब आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, डेल्टा भी नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो यहां पर ये बात ध्यान में रहे बेटा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा वी भी नेगेटिव है। तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव नेगेटिव, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें बेटा, वेपर प्रेशर चेंज इज इक्वल टू जीरो। और बेटा देखें वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर ड्यू एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब यहां पर ये पॉइंट बुक में उसने डिस्कस नहीं किया लेकिन हम यहां पर करेंगे, और आपने भी बेटा बाकायदा इसको बुक के अंदर लिख लेना है, जहां पर उसने डिफरेंस बताया है ना बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, पेज नंबर 266 पर, तो वहां पर आपने सॉरी पेज नंबर 260 पर है, तो पेज 260 पर आपने इसको नोट कर लेना और देखना है कि वहां पर जो वेपर प्रेशर चेंज है आइडियल सॉल्यूशन के केस में जीरो होता है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम रहती हैं, तो वेपर प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है कब, जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। तो क्या चेंज आएगा उसमें, वेपर प्रेशर चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डेल्टा पी पॉजिटिव और डेल्टा पी नेगेटिव, डेल्टा पी पॉजिटिव होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, डेल्टा पी नेगेटिव होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए बेटा, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट हमने यहां भी डिस्कस किया हुआ है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो बेटा ये छोटा सा कांसेप्ट है, छोटा नहीं कहना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है तो इसलिए हमने इसको छोटा बोल दिया है। बेसिक कांसेप्ट है बेटा कि सॉल्यूशन आइडियल कब होता है, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम होती हैं, और नॉन आइडियल कब होगा, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम ना हो। और जब सॉल्यूशन आइडियल होगा तो एंथैल्पी चेंज जीरो, और नॉन आइडियल हो तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आइडियल होगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, जबकि नॉन आइडियल होगा तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर आइडियल होगा तो वेपर प्रेशर चेंज जीरो, और नॉन आइडियल होगा तो वेपर प्रेशर चेंज पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। तो ये बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस है। तो आज हमने इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।